एक क्वेश्चन, क्या भारत में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति भारतीय नागरिक होता है? अगर आपको लगता है कि इसका आंसर यस है, तो इस लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप। आज हम सिटीजनशिप के पूरे कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे। इस टॉपिक से हर साल यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है सिटीजनशिप। तो पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, ये डील करता है किससे? सिटीजनशिप ऑफ इंडिया से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है। सिटीजनशिप का मतलब होता है बीइंग ए लीगल मेंबर ऑफ द कंट्री। किसी कंट्री का लीगल मेंबर होना मतलब सिटीजनशिप आता है। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में दो तरीके के लोग मिलते हैं, फर्स्ट सिटीजन्स और दूसरा एलियंस। जब हम सिटीजन की बात करते हैं तो दैट इज फुल मेंबर्स ऑफ इंडियन स्टेट एंड एंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। इसका मतलब ये इंडियन स्टेट के फुल मेंबर है और ये सारे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट एंजॉय करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे राइट टू वोट है, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस है, ये सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट किसको मिले हुए हैं? इंडियन सिटीजन को मिले हुए हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरी कैटेगरी में आता है एलियंस। जब हम एलियंस की बात करते हैं तो ये सिटीजन है पर ये किसी अदर स्टेट के सिटीजन है और इन सबको सारे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट नहीं मिलते। जब हम एलियंस को भी देखते हैं तो इस एलियन में भी दो कैटेगरी के होते हैं। अगर जो आप नोट देख रहे हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एलियंस फर्दर आगे दो टाइप्स के हैं। एक होता है फ्रेंडली एलियंस और एक होता है एनिमी एलियंस। अब इनके नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं। जैसे फ्रेंडली, तो ये उस कंट्री के सिटीजन है जिसके साथ इंडिया के फ्रेंडली रिलेशंस है। इसका मतलब सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई कंट्री है जैसे जिसके साथ इंडिया के बड़े अच्छे रिलेशन है, तो अगर उस कंट्री के सिटीजन को हम क्या कंसीडर करेंगे? उनको हम कंसीडर करेंगे फ्रेंडली एलियंस। ऑन द अदर हैंड दूसरा आता है एनिमी एलियंस। अब इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है एनिमी, मतलब ये उस कंट्री के सिटीजन है जिसके साथ इंडिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है। जब आप ऐसे बोल सकते हो कि इंडिया जिसके साथ क्या है, वॉर जैसी सिचुएशन में है। अब डेफिनेटली दोनों को तो सेम राइट नहीं मिलेंगे। तो अगर एलियंस की बात की जाए तो फ्रेंडली एलियंस को थोड़े से ज़्यादा राइट मिलते हैं एज कम्पेयर टू एनिमी एलियन। अब हम डिस्कस करेंगे राइट या फिर प्रिविलेज अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन। अब हम उन राइट या उन प्रिविलेज की बात करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे राइट की बात करता है, ऐसे प्रिविलेज की बात करता है जो सिर्फ इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड किए गए हैं और ये एलियंस को प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, ये सभी हमारे क्या है? ये सब हमारे फंडामेंटल राइट है। जब हम फंडामेंटल राइट पे चैप्टर बनाएंगे तब हम इसको डिटेल में समझेंगे। अभी जस्ट मैं इसका एक थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। जैसे आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 बात करता है राइट अगेन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। इसका मतलब आर्टिकल 15 किसके अगेंस्ट करता है? ये डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट काम करता है। उसी तरीके से आर्टिकल 16 किसकी बात करता है? ये बोलता है राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब आर्टिकल 16 इक्वालिटी की बात कर रहा है। आर्टिकल 19 बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। इसका मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है? वो 19 है और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी है। सिमिलरली आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, ये दोनों आर्टिकल किससे डील करते हैं? ये डील करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशन राइट से। तो ये सारे आर्टिकल किसको अवेलेबल है? ये सब इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है। सिमिलरली जो राइट टू वोट है, चाहे वो लोकसभा की इलेक्शन हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन हो, जो वोटिंग राइट है वो सिर्फ और सिर्फ किसको अवेलेबल है? वो इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है। सिमिलरली कंटेस्ट इलेक्शन, चाहे वो पार्लियामेंट की इलेक्शन हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर की इलेक्शन हो, सब इलेक्शन में जो पार्टिसिपेंट है वो सिर्फ और सिर्फ कौन हो सकता है? इंडियन सिटीजन हो सकता है। सिमिलरली फोर्थ पॉइंट को देखते हैं। इसमें लिखा है एलिजिबल टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिस लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब
कुछ पब्लिक ऑफिस है, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट हो गए, इनके लिए एलिजिबल सिर्फ और सिर्फ कौन है? इंडियन सिटीजन। सिमिलरली कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए ही अवेलेबल है, ये एलियंस को अवेलेबल नहीं होते। तो ये टॉपिक थे प्रिविलेज से रिलेटेड जो सिर्फ इंडियन सिटीजन को दिया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप के आर्टिकल वन बाय वन। तो सिटीजनशिप का जो पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 5। 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरे देश में लागू हुआ तब कौन कौन ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन बनेगा, ये हमें बताता है आर्टिकल 5। मतलब आर्टिकल 5 हमें ये बताता है कि जब 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन पूरे कंट्री में लागू हो गया तो उस दिन कौन कौन ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन बनेगा। तो ये हमें बताता है कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 5। अब आर्टिकल 5 बोलता है क्या? आर्टिकल 5 बोलता है कि कोई भी पर्सन इंडियन सिटीजन बन सकता है अगर उसका डोमिसाइल, अब यहाँ पे डोमिसाइल का मतलब हो गया या तो उसका परमानेंट होम होना चाहिए इंडिया में, डोमिसाइल का मतलब हो गया या तो उसका परमानेंट होम होना चाहिए इंडिया में, जहाँ उसकी इंटेंशन होनी चाहिए, इंटेंशन टू लाइफ परमानेंटली इन इंडिया। तो ये बोल रहा है कि कोई भी पर्सन इंडियन सिटीजन बन सकता है अगर उसका डोमिसाइल मतलब उसका परमानेंट होम या फिर उसकी इंटेंशन होनी चाहिए टू लाइव परमानेंटली इन इंडिया। अगर ये हो और उसके साथ इन 3 कंडीशन में से वो कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड करे तो वो इंडियन सिटीजन बन सकता है। अब ये 3 कंडीशन क्या है? पहला कि वो इंडिया में बॉर्न हुआ हो, दूसरा उसके पेरेंट में से कोई एक इंडिया की टेरिटरी में बॉर्न हुआ हो, और थर्ड कहता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले के लास्ट 5 ईयर से इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डोमिसाइल वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होती है और इन 3 में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड होती है तो उस पर्सन को इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये था आर्टिकल 5। अब यहाँ से आपको याद क्या रखना है? एक तो वर्ड याद रखना है डोमिसाइल, कि ये तो डोमिसाइल के साथ आपको यहाँ पे वर्ड याद रखना है, जैसे कीवर्ड आपको याद रखना है, यहाँ से बॉर्न याद रख लेना, यहाँ से पेरेंट याद रख लेना और यहाँ से 5 ये याद कर लेना। तो ये ट्रिक है इस आर्टिकल को याद करने की, डोमिसाइल, बॉर्न, पेरेंट और 5 ईयर। तो ये था आर्टिकल 5। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 6। अब आर्टिकल 6 क्या बोलता है? राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ये उन लोगों की बात कर रहा है जो पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हुए थे। तो इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है ए पर्सन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948। इसका मतलब 19 जुलाई 1948 से पहले जितने भी पर्सन पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हुए थे और जो अब इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वो सब ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजनशिप बन जाते हैं। और जो पर्सन 19 जुलाई 1940 बाद के माइग्रेट हुए उनके केस में रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो इसका मतलब 19 जुलाई से अगर पहले हो रहे हैं माइग्रेट तो वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, और अगर 19 जुलाई के बाद हो रहे हैं तो उस केस में रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो जाता है। तो ये था आर्टिकल 6। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 7। अब आर्टिकल 7 बोलता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान। ये अब उन लोगों की बात कर रहा है जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हुए थे। तो आर्टिकल 7 बोलता है ए पर्सन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान शैल नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये सिंपली बोल रहा है कि जो लोग इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हो गए अब वो इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी उनको, मतलब वो इंडिया के सिटीजन नहीं है। तो इसमें एक एक्सेप्शन भी है, अगर कोई पर्सन बाद में पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हुआ था तो उस केस में अगर वो पर्सन परमानेंट रिटर्न लेकर इंडिया वापस आ रहा है तो कुछ कंडीशन फुलफिल करके वो इंडियन सिटीजनशिप क्लेम कर सकता था। तो ये थे आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 एंड आर्टिकल 7। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आता है आर्टिकल 8। अब आर्टिकल 8 क्या बोलता है? राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। ये सिंपली बोलता है कि अगर कोई पर्सन इंडियन ओरिजिन का है मतलब भारतीय मूल का है और वो इंडिया से बाहर किसी दूसरी कंट्री में रह रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे वो किसी यूके में रह रहा है या किसी और कंट्री में रह रहा है, तो वो इंडियन सिटीजन बन सकता है। पर इस केस में कंडीशन क्या है? इस केस में कंडीशन ये है कि उस पर्सन को इंडियन कॉन्सुलेट यानी इंडियन एम्बेसी में रजिस्टर करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे कोई एक पर्सन है
उसके ग्रैंड पेरेंट इंडिया में बॉर्न हुए थे लेकिन वो यूके में रहता है, अगर वो इंडियन कॉन्सुलेट यानी इंडियन एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो आर्टिकल 8 के अंडर उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। तो ये था आर्टिकल 8। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 9। अब आर्टिकल 9 क्या बोलता है? पर्सन वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी ए सिटीजन। इसका मतलब कहता है कि अगर कोई पर्सन वॉलंटरी किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है तो वो इंडिया का सिटीजनशिप नहीं मिलेगी उसको। मतलब वो सिंपली कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई पर्सन है, अगर वो यूके चला जाता है या ऑस्ट्रेलिया चला जाता है और वहाँ की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है तो उसकी इंडिया की सिटीजनशिप अब उसको नहीं मिल सकती, या इंडिया की सिटीजनशिप उसकी कैंसिल हो जाएगी। उसका सिंपल रीज़न ये है कि इंडिया सिंगल सिटीजनशिप अलाउ करता है, ड्यूल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। और ये कंसेप्ट हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर हुए हैं उनमें भी ये टॉपिक डिस्कस हुआ था, जिसमें मैंने बताया था कि सिंगल सिटीजनशिप इंडिया में फॉलो होती है। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 बोलता है कंटिन्यूएशन ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप। तो सिंपली ये बोल रहा है कि जो पर्सन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडियन सिटीजन है उसकी सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी जब तक पार्लियामेंट किसी लॉ के थ्रू उस पर चेंज ना करे। तो सिंपली आप बोल सकते हो कि आर्टिकल 5 और आर्टिकल 9 के अंडर जो सिटीजन बना हुआ है इंडिया में उसकी सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली कंटिन्यू होती रहेगी, प्रोवाइडेड कि जब तक पार्लियामेंट उसमें कोई चेंज ना करे। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 बोलता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। अब ये लॉ क्या बोलता है या ये एक्ट क्या बोलता है, ये आर्टिकल क्या बोलता है? ये बोलता है इस आर्टिकल के थ्रू पार्लियामेंट को पावर दे दी गई है। वो पावर ये है कि वो सिटीजनशिप के बारे में कोई भी लॉ बना सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि इंडिया में सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। अब पार्लियामेंट ये डिसाइड करेगी कि सिटीजनशिप कैसे ख़त्म होगी। इसका मतलब सिटीजनशिप से रिलेटेड हर मैटर पे पार्लियामेंट क्या कर सकती है? लॉ बनाती है। और ये पावर उनको कौन देता है? आर्टिकल 11। हम यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिक देख सकते हैं कि जैसे हम याद रखने के लिए, जैसे आर्टिकल 8 है, अब इसमें आप सिंपली याद रख सकते हो इंडियन ओरिजिन, अब्रॉड, सिंपली आप 2-3 वर्ड याद रखना, इंडियन ओरिजिन, आउटसाइड इंडिया या फिर अब्रॉड प्लस रजिस्ट्रेशन। तो इस केस में ये 3 वर्ड याद रखना। जैसे आर्टिकल 8 है, एक तो इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, दूसरा वो इंडिया से बाहर होना चाहिए, और इस केस में क्या है? रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। इसी तरीके से आर्टिकल 9 को याद रखने का सिंपल तरीका है फॉरेन सिटीजनशिप अगर ली तो इंडियन सिटीजनशिप खत्म। इसी तरीके से आर्टिकल 10 को आप याद रख सकते हो कि सिटीजनशिप क्या रहेगी? कंटिन्यू। और आर्टिकल 11 के थ्रू आप याद रख सकते हो कि पार्लियामेंट क्या करेगी? रेगुलेट करेगी किसको? सिटीजनशिप को। तो ये कुछ ट्रिक्स होती है जिसके थ्रू आप इन आर्टिकल को याद रख सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सिटीजनशिप एक्ट 1955। अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था कि आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी लॉ बना सकती है। तो उसी पावर को यूज़ करते हुए पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया, सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब ये सिटीजनशिप जो एक्ट है 1955 ये बताता है कि किन किन तरीक़ों से इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है या इंडियन सिटीजनशिप ली जा सकती है। तो जैसे फर्स्ट मेथड है सिटीजनशिप बाय बर्थ। ये सिंपली बोलता है कि अगर कोई पर्सन इंडिया में बॉर्न हुआ है तो कुछ लीगल कंडीशन के बेसिस पर वो इंडियन सिटीजनशिप बन सकता है। सेकंड आता है सिटीजनशिप बाय डिसेंट। ये कहता है कि अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर बॉर्न हुआ, मतलब किसी फॉरेन कंट्री में बॉर्न हुआ है लेकिन उसके पेरेंट इंडियन सिटीजनशिप है या इंडियन सिटीजनशिप उनके पास है, तो वो इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है। मतलब डिसेंट मतलब हो गया ए पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया मे बिकम ए सिटीजन इफ वन और बोथ पेरेंट और इंडियन सिटीजन। मतलब पेरेंट के बेसिस पे भी उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। तीसरा केस आता है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। अब ये सिंपली बोल रहा है कुछ एलिजिबल पर्सन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अप्लाई करके भी रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी सिटीजनशिप ले सकते हैं। फोर्थ आता है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। ये सिंपली बोलता है कि अगर कोई फॉरेन नेशनल इंडिया में किसी सर्टेन पीरियड तक इंडिया में रहता है और वो प्रिस्क्राइब कंडीशन फुलफिल करता है तो वो नेचुरलाइजेशन के थ्रू भी इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है। फिफ्थ कहता है कि सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये कहता है कि जब कोई न्यू टेरिटरी इंडिया का पार्ट बन जाती है, अगर मान लो कोई एरिया है
जो इंडिया का पार्ट बनता है तो गवर्नमेंट डेफिनेटली उस एरिया के या उस टेरिटरी के रेजिडेंट को भी इंडियन सिटीजनशिप दे सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप गोवा का देख सकते हो कि गोवा जब इंडिया का पार्ट बना तो उसके रेजिडेंट को सिटीजनशिप दी गई थी। तो सिंपली 5 मेथड है। अब इसको याद रखना है तो इसमें ट्रिक याद रख सकते हो, जैसे बर्थ हो गया, डिसेंट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, नेचुरलाइजेशन हो गया और टेरिटरी हो गया। तो कुछ कीवर्ड के थ्रू आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। तो इंडियन सिटीजनशिप 3 तरीके से टर्मिनेट हो सकती है। पहला होता है रेनिसेशन, दूसरा होता है टर्मिनेशन और तीसरा होता है डेप्रिवेशन। रेनिसेशन का मतलब होता है जब कोई इंडियन सिटीजन खुद अपनी मर्जी से इंडियन सिटीजनशिप छोड़ देता है तो उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं रेनिसेशन। ये जनरली तभी होता है अगर कोई पर्सन किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो ये आता है कंसेप्ट किसमें, रेनिसेशन में। सेकंड आता है टर्मिनेशन में। अब टर्मिनेशन में क्या होता है, अगर कोई इंडियन सिटीजन वॉलंटरी किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है तो इंडियन सिटीजनशिप उसकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। थर्ड आता है डेप्रिवेशन। तो डेप्रिवेशन में सिंपली ये रहता है कि कुछ स्पेशल सिचुएशन में क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी पर्सन की सिटीजनशिप कैंसिल कर सकती है। ये मेनली उन्हीं लोगों पे अप्लाई होता है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप ली हो। बेसिकली इस केस में क्या होता है, फ्रॉड या फॉल्स डॉक्यूमेंट से सिटीजनशिप ली हो या डिसलॉयल्टी का कोई केस हो, तो उसी केस में डेप्रिवेशन वाला केस फॉलो होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है जिसके सिर्फ आपको की पॉइंट याद रखने हैं। बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी CAA 2019 की, तो इस अमेंडमेंट का जो पर्पस था बेसिकली कुछ स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटी को इंडियन सिटीजनशिप लेने में रिलैक्सेशन देना था। मतलब वो उनके लिए प्रोसेस को थोड़ा इजी करना था सो दैट वो उनको इजीली इंडियन सिटीजनशिप मिल जाए। तो इसमें आपको बस की पॉइंट याद रखना है, जैसे इसमें एलिजिबल कम्युनिटी कौन थी, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। 6 कम्युनिटी के नाम आपको याद रखने हैं। और इसमें ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था ये किस किस कंट्री पे अप्लाई होता था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। सिर्फ 3 कंट्रियों पे ही ये अप्लाई होता था। अगर इसकी कट ऑफ डेट की बात की जाए तो ये इसकी कट ऑफ डेट है, मतलब जो पर्सन इसका बेनिफिट अवेल करना चाहता है तो वो इस डेट से पहले इंडिया में एंटर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन 1 जनवरी 2015 के बाद इंडिया आया तो वो CAA का बेनिफिट नहीं ले पाएगा या उसको सिंपली उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और लास्ट पॉइंट आता है नेचुरलाइजेशन रिक्वायरमेंट। तो नेचुरलाइजेशन ये नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग जो सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन के लिए ना 11 ईयर का रेजिडेंस रिक्वायरमेंट होता था, जिसको फिर बाद में चेंज किया गया और अब ये कितना है, 5 ईयर। तो बेसिकली इसमें की पॉइंट ये है जो आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है इसमें याद करने की। तो ये की पॉइंट मैंने ऑलरेडी लिख दिया, तो बस यही आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब हम चलते हैं अपने PYQ वाले सेक्शन में। हम देखते हैं कि सिटीजनशिप से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो UPSC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो SSC का हो, चाहे वो रेलवे हो, स्टेट BCS हो, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि द प्रोविजन रिगार्डिंग सिटीजनशिप इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर कंटेन इन। ये सिंपली पूछ रहा है कि सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में दिया हुआ है। तो हमने स्टार्टिंग में ये डिस्कस किया था, तो इसका आंसर है पार्ट 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आर्टिकल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, मतलब आर्टिकल 6 किससे रिलेटेड है। तो हमने स्टार्टिंग में ही इस टॉपिक को देखा था। आर्टिकल 6 किससे डील करता है, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। और आपको याद होगा 19 जुलाई 1948 वाला पॉइंट, तो उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि जो उससे पहले इंडिया में माइग्रेट हुए थे तो उनको कोई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो आर्टिकल 6 यही था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे, विच अथॉरिटी इज एम्पावर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक लॉ रिगार्डिंग सिटीजनशिप। तो किस अथॉरिटी को ये पावर दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि वो सिटीजनशिप के ऊपर लॉ बना सकती है, दैट इज पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजन बाय। हमने जब सिटीजनशिप एक्ट 1955 पर डिस्कस कर रहे थे तो हमने उसमें अलग अलग मेथड देखे थे। तो उन मेथड में बर्थ वाला भी था, डिसेंट वाला भी था और रजिस्ट्रेशन वाला भी था। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव।
ये सभी क्वेश्चन यूपीएससी में, एसएससी में बार-बार रेपिटेटिवली रिपीट होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया डील विद द वॉलंटरी एक्विजिशन ऑफ द फॉरेन सिटीजनशिप। तो ये कौन सा आर्टिकल था जो फॉरेन सिटीजनशिप से डील करता था? ये था आर्टिकल 9। अगर आपको याद होगा कि अगर कोई इंडिया का पर्सन इंडिया से मूव करता है, मतलब अब्रॉड मूव करता है और वो वहाँ की सिटीजनशिप ले लेता है, तो उसकी इंडिया की सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी। इसमें कंसेप्ट में था ये कंसेप्ट था सिंगल सिटीजनशिप वाला, जिसमें हमने बताया था कि इंडिया में ड्यूल सिटीजनशिप नहीं चलती, इंडिया में चलती है सिंगल सिटीजनशिप। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग मेथड ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। तो ये जो हमने आज का हमारा टॉपिक था, जहाँ हमने डिस्कस किया था कि किन किन तरीके से इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर की जाती है। तो उसमें हमने पढ़ा था बाय बर्थ भी था, डिसेंट वाला भी था, रजिस्ट्रेशन भी था, नेचुरलाइजेशन भी था और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो ये सभी मेथड होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है अंडर ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 7 भी यूपीएससी में आया हुआ है। तो अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज पार्लियामेंट हैव द पावर टू मेक लॉ रिगार्डिंग सिटीजनशिप। यही क्वेश्चन अभी हमने पिछले डिस्कस किया, वो क्वेश्चन एसएससी में आया था और यही क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया हुआ है कि जो सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ बनाने की पावर है वो किसके पास है? वो है पार्लियामेंट के पास। और ये पावर किस आर्टिकल में दी हुई है? आर्टिकल 11 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए पर्सन कैन एक्वायर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। हमने जहाँ मेथड पढ़े थे तो हमने बाय नेचुरलाइजेशन भी एक मेथड पढ़ा था। सेकंड इसमें बोल रहा है, स्टेटमेंट बोल रहा है ए फॉरेनर मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन ऑटोमेटिकली बिकम एन इंडियन सिटीजन। तो ये गलत है, क्योंकि अब अगर इनकेस कोई फॉरेनर इंडियन से मैरिड करता है तो एक प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, उसके थ्रू फिर वो अप्लाई कर सकता है। तो इसका आंसर होगा सिर्फ आंसर 1। सेकंड वाला गलत था, सिर्फ फर्स्ट सही था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर पार्लियामेंट टू मेक लॉ रिगार्डिंग सिटीजनशिप। यही क्वेश्चन सेम रेलवे में आया हुआ है कि कौन सा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो सिटीजनशिप के ऊपर लॉ बना सकती है? आर्टिकल 11। यही क्वेश्चन सेम एसएससी में रिपीट हुआ था, सेम क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया हुआ है और सेम ही क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए पर्सन वॉलंटरी एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही और शी। इसका मतलब अगर कोई पर्सन वॉलंटरी किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है, तो अभी थोड़ी देर पहले हम इस पर डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलती है, तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली उसकी इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि इंडिया ड्यूल सिटीजनशिप फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। अगर आप उस सिटीजनशिप एक्ट 1955 को देखो जो हमने यहाँ पे हमने इस स्लाइड में डिस्कस किया था, तो उसमें ये मेथड भी हमने पढ़ा था, यही पढ़ा था, इलेक्शन वाला कोई मेथड नहीं होता। तो सीधा इसका आंसर है इलेक्शन। तो मतलब आप देख सकते हो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कैसे आप बना सकते हो। अगर आपने जस्ट मैंने एक स्लाइड में बिल्कुल क्रक्स दिया हुआ है, तो उस स्लाइड की हेल्प से अगर आपको मेन पॉइंट अगर आप याद रखो तो इजीली आप, चाहे वो यूपीएससी के क्वेश्चन हो, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, आप इजीली इन क्वेश्चनों को बना सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा आज का लेक्चर सिटीजनशिप पे यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।